यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यह चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि समझने में परेशानी होती है या जो नए शब्द परिचित होते हैं उसको हम डिटेल में यहाँ पे हम समझेंगे। तो यहाँ विज्ञान की एक शाखा की बात होती है जिसको हम बागवानी कहते हैं। बागवानी जिसको इंग्लिश में हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे पौधे जो बाग में लगाए जाते हैं, तो छोटे पौधे, फूल, सब्जियां, और जब हम उनका अध्ययन करते हैं, उनके पैदावार की अध्ययन करें और किस सीजन में इसको लगाते हैं, कैसे इसमें वृद्धि करें, तो ये जब करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। इसी की एक छोटी सी शाखा निकल के बाहर आई जिसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एनसीईआरटी में दी हुई है। फ्लोरिकल्चर का मतलब, फ्लोरी वर्ड होता है रिलेटेड किससे होता है? फूल से रिलेटेड होता है, पुष्प से है, और कल्चर मीन्स होता है पैदा करना या उसको बढ़ाना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों के पौधों के विकास, वह पैदावार की कला आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस परिभाषा से क्लियर हो गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पुष्पीय पौधों के कि कैसे हम लगाएं कि बेहतर पुष्प प्राप्त कर सकें, किस महीने या किस दिनों में लगाएं और किस तरीके से निषेचन करके एक बेहतरीन फूल प्राप्त कर सकें। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो यह फ्लोरिकल्चर कहलाता है। साथ में अगर हम विकसित पौधों की बात करें, डेवलप पौधे जिसमें कि बहुत विकसित जड़ हैं, तने, शाखाएं और पत्तियां बहुत विकसित हैं, तो उसमें दो पौधे बाहर निकल के आते हैं। एक कहलाता है अनावृतबीजी पौधा जिसको इंग्लिश में हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, दूसरा आवृतबीजी पौधा जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, विभेद क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? जिम्नोस्पर्म की, जिसको अगर हम बात करते हैं, अगर हिंदी में कहें तो अनावृतबीजी। जिम्नो मीन्स होता है कि नग्न, नेकेड, और स्पर्म मीन्स होता है बीज। जब ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर कोई भी आवरण न पाया जाए, वो नग्न हों, तो वह क्या पौधे कहलाएंगे? वो अनावृतबीजी पौधे कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप चने का बीज देखते हैं, तो चने के बीज के ऊपर एक आवरण होता है, जब उसको हटाते हैं तो दो दालें बाहर निकल के आती हैं। तो ये क्या है? उसमें आवरण पाया जा रहा है, तो वह अनावृतबीजी नहीं होगा। अनावृतबीजी ऐसे होंगे कि ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई आवरण न पाया जाता है। अब इन पौधों में एक चीज़ और होता है कि इन पौधों में पुष्प नहीं लगते, न तो पुष्प लगे, और जब पुष्प नहीं लगेंगे तो इससे फल का भी विकास नहीं होता। तो इसका उदाहरण की बात करते हैं तो साइकस और पाइनस, फिगर में भी आप देख रहे हैं, ये साइकस और पाइनस किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण हैं अनावृतबीजी पौधे के, जिम्नोस्पर्म के। अब हम बात करते हैं किसकी? आवृतबीजी की, जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और ये पूरा चैप्टर क्यों? क्योंकि यह पुष्पीय पादप है, तो जो आवृतबीजी है इसमें फूल लगते हैं, इसलिए पूरा चैप्टर यह किसके ऊपर आधारित है? आवृतबीजी पौधे के ऊपर आधारित है। अगर हम बात करते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं कि ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण युक्त हो, यानी ऐसे बीज जिसके ऊपर एक छिलका हो, एक आवरण हो, उस आवरण के अंदर बीज सुरक्षित होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। साथ में वह फल से घिरे रहते हैं, और जो बीज होगा वह चारों तरफ एक फल से क्या होता है? घिरा रहता है। इन पर पुष्प लगते हैं। यह एक महत्वपूर्ण इसका गुण है, कैरेक्टर है कि ऐसे पौधों में क्या लगते हैं? फूल लगते हैं। अगर हम बात करते हैं आम की, तो आम देख रहे होंगे कि आम के मध्य में अंदर क्या होता है? बीज होता है, और वह चारों तरफ से किससे घिरा होता है? एक फल से, फल भित्ति से घिरा होता है। तो यह किसका उदाहरण है? एंजियोस्पर्म के। और उदाहरण समझिएगा, गुलाब, चना, मटर आदि क्या हैं? आवृतबीजी पौधे के उदाहरण हैं। तो इन अंतरों से आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि अनावृतबीजी किसे कहते हैं और आवृतबीजी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्प की। तो अब हम बात करें यहाँ पे कि वो कौन से आवृतबीजी पौधा है कि जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा आवृतबीजी कौन सा पुष्प है? वॉल्फिया। वॉल्फिया का पुष्प क्या है? वह जो पौधा है वह सबसे छोटा है। आप फिगर में भी वॉल्फिया का देख रहे होंगे। और साथ में जो सबसे बड़ा आवृतबीजी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो है क्या? यूकेलिप्टस।
यूकेलिप्टस जो है, जिसको हम सफ़ेदा भी कहते हैं कई जगह पे हिंदी में, तो एक यूकेलिप्टस जो है वह आवृतबीजी पौधों का सबसे बड़ा पौधा है। इससे लंबा पौधा कोई नहीं है। ये फिगर भी आप देख रहे हैं इस पौधे का। तो आवृतबीजी में और अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है, बीजाणु उद्भिद, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। दूसरी होती है युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद क्या होती है, यह जो होती है गैमेटोफाइट होती है। अब यहाँ पे अंतर क्या होता है बीजाणुद्भिद में और युग्मोद्भिद में? तो यह अवस्था क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें जो पौधे होते हैं उसमें विकसित जड़ होगा, तना होगा, शाखाएं होंगी और पत्तियां होंगी, और उसमें क्या होंगे, फूल लगना शुरू कर देंगे। तो ऐसे पौधे जिनमें जड़, पत्ती, तने, शाखाएं होती हैं और यह अवस्था क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, इसीलिए यह विकसित अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि यह अवस्था लंबी होती है, इसमें जड़, तना, पत्ती होती है, इसको हमने समझ लिया। साथ में एक महत्वपूर्ण है कि द्विगुणित अवस्था होती है। यहाँ पे द्विगुणित मतलब 2n। ये द्विगुणित अवस्था क्या होती है, जब कोशिका के केंद्रक के अंदर गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुणित अवस्था कहते हैं। थोड़ा और सरलता से समझें तो जैसे मौजे जोड़े में पाए जाते हैं, इन मौजों को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो मौजे जब अलग अलग हो गए तो यह अगुणित अवस्था कहलाती है कि दोनों अलग हो गए। लेकिन जब जोड़े दोनों साथ में केंद्रक के अंदर रहें तो वह क्या कहलाती है, द्विगुणित अवस्था। तो जो पत्तियां होती हैं, जो तना होता है, जो जड़ होता है, उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो जोड़ों में पाए जाते हैं। और जो सबसे छोटी अवस्था होती है वो होती है युग्मोद्भिद की, गैमेटोफाइट की। यह अवस्था कब शुरू होती है, जब पौधों में पुष्प लग जाते हैं। और पुष्प लगते हैं तो उसमें किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट का निर्माण होता है। और आपको भी पता है कि जो गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं, वह क्या होते हैं, वह अगुणित होते हैं, यन होता है। उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। और यह छोटी अवस्था होती है। जब पुष्प से युग्मक बनते हैं तो वह अवस्था क्या कहलाती है, युग्मोद्भिद। यह बहुत छोटी होती है। और जैसे पुष्प से बीज बनता है तो वह पुनः कौन सी अवस्था आ जाती है, स्पोरोफाइट। तो यह अवस्थाएं आपस में बदलती रहती हैं, पहले बीजाणुद्भिद, फिर युग्मोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद, फिर युग्मोद्भिद। यह अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। इसी को क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ चुके होंगे कि यह पौधों में जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो लंबी होती है, जबकि युग्मोद्भिद अवस्था क्या होती है, छोटी होती है। अब हम बात करते हैं पुष्प की, कि फूल की संरचना कैसे होती है। आपके एनसीईआरटी में पहला फिगर दिया हुआ है पुष्प के बारे में, उनकी संरचना के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हम समझते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, पुष्प की। तो पुष्प जो होते हैं वह, अगर यहाँ पे नीचे देखिएगा, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह सूट होते हैं, मॉडिफाइड सूट होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे इंटरनोड और नोड्स के क्या निकलती हैं, शाखाएं और कलिकाएं निकलती हैं, पत्तियां नहीं निकलती हैं, उसी तरह से एक जो प्ररोह सूट होता है उसमें कुछ विशेष परिवर्तन हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। जब पुष्प बनता है तो वह पुष्प के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, इसको समझते हैं। जो पुष्प के बाहर जो सबसे बाहर संरचना पाई जाती है वह यहाँ पे देखिएगा, ये पुष्प का फिगर है। जो सबसे बाहर संरचना ये वाली संरचनाएं पाई जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाह्यदल। इनको हम इंग्लिश में सेपल्स कहते हैं। वाह्यदल वो होते हैं जो कली को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आप गुलाब के पौधों में देखेंगे तो वो जो कली रहती है तो हरी हरी पत्ती नुमा संरचना उसको ढकी रहती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वाह्यदल कहलाते हैं। और जब कली खिलने लगती है तो ये वाह्यदल नीचे चले जाते हैं और दल बाहर आ जाते हैं। होता क्या है कि वह संरचना जो पौधों को सुरक्षित करते हैं, हरे रंग की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वाह्यदल कहते हैं। अंग्रेजी में उसको सेपल्स कहते हैं। लेकिन वाह्यदल के जो समूह होते हैं, जब उनको इकट्ठे बात करते हैं तो वाह्यदल के समूह को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में वाह्यदल पुंज, और इंग्लिश की बात कहें तो कैलिक्स। कैलिक्स वो है कि जब वाह्यदल पुंज की सारी संख्याओं को एक साथ पुष्प में गिने तो उस समूह को हम क्या कहेंगे, कैलिक्स। बात समझ में आ गई होगी कि अगर अकेले पढ़ेंगे तो उसको हम सेपल कहेंगे, और जब इन्हीं को हम समूह में पढ़ेंगे तो कैलिक्स कहेंगे। अब क्या होता है, वाह्यदल
पुंज खत्म हो गया तो उसके अंदर एक संरचना और पाई जाती है जिसको हम दल कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। यह पुष्प के सबसे रंगीन भाग होते हैं। फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं लाल, गुलाबी, सफ़ेद, जो पंखुड़ियाँ होती हैं वही क्या कहलाते हैं, दल कहलाते हैं। सरसों की बात करें तो उसमें पीले रंग के फूल पाए जाते हैं, तो जो पीले रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हीं को दल कहते हैं। इनका काम क्या होता है, वो कीड़ों को आकर्षित करना होता है कि उसमें जाके परागण हो सके। इसको और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इन्हीं दलों को जब हम समूह रूप से पढ़ें, सारे दल को इकट्ठा करके अगर कोई नाम देना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो कोरोला कहेंगे। तो यह बात क्लियर हो गई कि जो सेपल्स होते हैं उनको एक साथ कहेंगे कैलिक्स, और जो पेटल्स होते हैं उनको हम एक साथ क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। उनके समूह को कोरोला कहेंगे। अब जो तीसरा चक्र होता है वह होता है पुंकेसर। पुंकेसर, इसको इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। तो यहाँ पे हम फिगर में भी देख लेते हैं, यह वाह्य दल है और ये जो पंखुड़ियाँ हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फिगर में ये जो पंखुड़ी है इसी को हम क्या कहेंगे, दल कहेंगे। यह दल हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पुंकेसर की। पुंकेसर, जिसको स्टेमन कहते हैं, यह पुष्प का नर जनन भाग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, जो ऊपर थैलीनुमा संरचना होती है उसको हम परागकोश कहते हैं, और जो पुष्प से जुड़ा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो यह महत्वपूर्ण भाग है कि पुंकेसर क्या होता है, यह नर जनन अंग होता है, ये हम समझ चुके हैं। और इस पुष्प में देखिएगा 6 पुंकेसर हैं। तो जो पुंकेसरों को हम इकट्ठा एक साथ पढ़ें तो उसको हम क्या कहते हैं, पुमंग। तो इसके समूह को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम हो गया, यानी सारे पुंकेसर को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो ये पुमंग कहलाते हैं, एंड्रोसियम कहलाते हैं। लेकिन जब हम एक पुंकेसर का अध्ययन कहलाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में स्टेमन कहेंगे और हिंदी में इसको पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर की 2 संरचना होती है, फिगर में देखिएगा। ऊपर जो थैलीनुमा संरचना होती है उसको हम परागकोश कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे पराग स्टोर होते हैं, उन्हीं का निर्माण होता है और स्टोर होते हैं। और तंतु जो पुष्प से जुड़ा हुआ होता है। तो आप समझ में आ गया कि यह नर जनन अंग है। अब जो महत्वपूर्ण अगला है, चौथा चक्र पुष्प का, वो है स्त्रीकेसर, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पेल। जब पुष्प में एक ही स्त्रीकेसर हो, अकेली हो, तो उसको हम कार्पेल कहते हैं। यह पुष्प के एकदम मध्य में पाई जाती है। यहाँ पे देखिएगा, यह जो संरचना है रेड कलर से स्केच में, वो स्त्रीकेसर है। इसको अगर पुष्प में कई हैं, अगर कई स्त्रीकेसर हैं तो उन समूह में हम क्या कहते हैं, उसको हम जायांग कहते हैं। एक या कई स्त्रीकेसर जब इकट्ठी होती हैं तो समूह में उसको क्या हम कहते हैं, जायांग कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम गाइनोसियम कहेंगे। ठीक, अब स्त्रीकेसर की हम बात करें, गाइनोसियम के, तो इसके 3 भाग हुए। जो ऊपर वाला भाग, स्त्रीकेसर कार्पेल के 3 भाग, जो ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, जिसको हम स्टिग्मा कहेंगे। नीचे क्या होता है, वर्तिका कहलाता है, जो पतली संरचना नीचे तक आती है, जो सुराही की तरह जो यह जो संरचना है फूली हुई, जब यहाँ तक जो जुड़ती है, यह वाला भाग क्या कहलाती है, वर्तिका, जिसको हम इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और नीचे जो फूली हुई संरचना होती है स्त्रीकेसर की, उसको हम अंडाशय कहते हैं। यह अंडाशय है, इसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। तो यह स्त्रीकेसर क्या होती है, मादा जनन अंग होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, और इसको हम इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं, समूह में जायांग कहते हैं। और जो पुंकेसर होते हैं, यह क्या कहलाते हैं, स्टेमन कहलाते हैं। ये नर जनन अंग होते हैं। तो इस तरीके से हैं हम फूल के सभी संरचनाओं को अच्छे से पढ़ लिए। एक बार थोड़ा हम जल्दी से समझ लेते हैं कि पुष्प के बाहर, सबसे बाहर की संरचना क्या कहलाती है, वाह्य दल। और पुष्प के अंदर, वाह्य दल के अंदर क्या होता है, दल कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और समूह में उन्हें क्या कहेंगे, हम कोरोला कहेंगे। और साथ में इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं, जो कि नर जनन अंग होते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं। लेकिन अगर हम एक साथ कहें तो इसको जायांग कहेंगे, और पुमंग कहेंगे। अगर हम इसको क्या करते हैं, अंदर देखते हैं, जो सबसे मध्य में संरचना पाई जाती है वो मादा जनन अंग होती है, जिसको स्त्रीकेसर कहते हैं, कार्पेल कहेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं, जिसको गाइनोसियम कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक